पुलिस महिला कर्मियां हमें खींच खींच के ला रही है और कह रही है कि इनको गाड़ियों में भरो, गाड़ियों में बदतमीजी करे। हमारे साथ मधु जी हैं, इनके साथ एक और थी सरिता जी, जो ऑटो में भी बैठ चुकी थी कि मैम हम घर जा रहे हैं। 2 महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको ऑटो से खींचा जाता है। खींचने के बाद उनको जो है जबरदस्ती 5-5 महिला पकड़ती हैं, बोलती हैं और गाली गलौज करती हैं को बस में डालो। ऐसी तो हमारी पुलिस महिला हैं जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। सर हम लोग नर्सेज हैं, एक बात कहना चाहता हूँ, हम यमराज से भी लड़ रहे थे कि इंसान को आने के लिए जब कोई हमारे पास दर्द में हॉस्पिटल में आता है। तो ये तो धरना है साहब, अपनी मांगे खींच के हक से लेंगे जरूर। मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी है, मेरी इनकी वजह से स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे स्कूल के लिए कोई तैयार करने वाला नहीं है, इसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। मैं बस सरकार से यही मांग करती हूँ कि अपनी मम्मी की जल्दी से मांगे पूरी करे और यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी भी। शासन की बात है, वो जो पुलिस वालों ने जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्न को चुम चुम, सह धूप पानी पत्थर पांडव आए और निखर, सौभाग्य न सब दिन होता है, देखे आगे क्या क्या होता है। तो हमारा भी ये कहना है, ठीक है अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आक्रोश हमें भी है, देखिए फिर आगे क्या क्या होता है। और मैं ये बात मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल हमारा दिलाराम चौक से सीएम आवास कूच है। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। कल और परसों में आपने हमारे चैनल पर नर्सिंग का एक वीडियो देखा होगा जिसमें पुलिस द्वारा महिलाओं को वैन में धकेला जा रहा था, वैन में ले जाया जा रहा था। उसके बाद वहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी पहुंचे, उसके बाद रैली निकली, गिरफ्तारियां हुई और बहुत कुछ हुआ जो आपने हमारी वीडियो में देखा होगा। अब हम पहुंचे हैं एकता विहार धरना स्थल पर, जहां लाकर इन्हें फेंक दिया गया है। ये सभी नर्सिंग भर्ती वाले युवा हैं जो 8-8, 10-10 साल से अब लगे हुए हैं और अब वर्षवार भर्ती की मांग कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि एग्जाम कराए और ये लोग चाहते हैं कि इनके बैच को वर्षवार भर्ती की तरीके से ही अंदर कर दिया जाए जैसा कि पहले से होता आया है। अभी एग्जाम ये युवा नहीं दे पाएंगे क्योंकि लंबे समय से ये पढ़ाई से दूर हैं, केवल प्रैक्टिस में हैं और ऐसे में एग्जाम कराना इनके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। और अभी हमारे साथ अध्यक्ष हैं नर्सिंग भर्ती वालों के, जो अध्यक्ष हैं इन युवाओं के, वो है हमारे साथ पुंडीर जी। पुंडीर जी, क्या कुछ कहेंगे? जैसा आपके साथ अभी पीछे 2 दिन पहले हुआ है, पुलिस ने आपको एकत्रित तक नहीं होने दिया, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है कि ये कानूनी एक संवैधानिक की एक हत्या है कि जिस तरीके से हम लोगों को शांतिपूर्वक भी वहाँ पे प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और यहाँ आके पटक दिया ताकि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुँच पाए। तो ये सबसे बड़ी उनकी भूल है और लगातार आप देख रहे होंगे कि मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमारी आवाज़ है, बल्कि ये तो और भी हमारी जो आवाज़ है ये बुलंद हो चुकी है, जिसको दबाने की कोशिश सरकार शासन प्रशासन द्वारा की जा रही थी। किस तरीके से हमारे नर्सिंग संवर्ग तमाम जिलों से तमाम जगह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि जितना हमें दबाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये आवाज़ और ऊपर जा रही है। बेसिकली लड़ाई क्या है? क्योंकि जब हमने ये वीडियो, आपका पिछला वीडियो यूट्यूब पे चलाया तो कई लोगों के इस तरीके के कमेंट्स भी थे कि हर कोई बिना एग्जाम के ही भर्ती होना चाहता है। अभी उपनल को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अब नर्सिंग को लेकर ऐसा हो रहा है। इस पर पहले एक बार क्लियरिटी दीजिए युवाओं को, जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उन्हें एक बार क्लियरिटी दीजिए, आखिर क्यों आप लोग एग्जाम नहीं चाहते? देखिए, अगर एग्जाम की बात है, सबसे पहले अगर हम एग्जाम, ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम नहीं चाहते तो आप लोग अगर एग्जाम करवाना ही था तो उन 3000 पदों पे भी आप एग्जाम ही करवाते, या तो उनको भी निरस्त करके आज की डेट में आप जो अभी वन टाइम सेटलमेंट के तहत भी लगे हैं और इस समय जो अभी 1-1 साल का जिनको एक्सपीरियंस में नहीं हुआ है, अभी जो आपके टेम्परेरी बेस पे 1-1 साल तक जो रहते हैं साल, तो आप इन सबको भी निरस्त करके सबका एग्जाम करवा दीजिए। समानता का आप चीज़ रखिए, क्योंकि आपने एक बैच 2014 के बच्चे को आपने सरकारी सेवाओं में ला खड़ा कर दिया है, दूसरे बैच को आप 2014 के बच्चे को कह रहे हो कि 2025 के साथ आप एग्जाम क्वालिफाई करिए। तो ये सौतेला व्यवहार सरकार का एक ही बैच है, एक ही नर्सिंग भर्ती के संवर्ग के साथी के साथ ऐसा क्यों है? दूसरी बात, जब इतिहास में अभी तक नर्सिंग भर्ती में कोई एग्जाम प्रणाली नहीं हुई है और इस बार आप ये कह रहे हो कि कानूनन तौर पे वन टाइम सेटलमेंट था, आपने वन टाइम सेटलमेंट भी ना देकर 2 टाइप में आपने वो सेटलमेंट दिया है। 1564 पे प्लस हो गया, 1455 पे आपने वो सेटलमेंट दिया है। तो तीसरी बार सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्या आप और ऐसा नहीं है कि प्रयास किसी 1 या 2 दिन रातों में किसी और दूसरे को देख के प्रेरित हुआ है। तकरीबन आपका 1.5 साल से हम लोगों की ये मांग चल रही थी, हमारे जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकातें चल रही थी और अपने ही सरकार के लोगों से हमारे जब ये कार्य बात चल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने हमें समर्थन भी किया और सरकार के लोगों ने ही कहा कि आपका इसमें जो प्रणाली चली आ रही है उसमें, क्योंकि जो हमारा फील्ड है वो आपका क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस पे ज़्यादा कार्य करता है, यहाँ तक कि जिसको ज़्यादा जितना एक्सपीरियंस होगा वो पेशेंट के साथ उतने अच्छे से डील कर पाएगा। तो आज का नौशेखिया बच्चा अगर कार्य करता है किसी नए पेशेंट के साथ, तो क्या उस तरीके से वो हैंडल कर लेगा पेशेंट को जिस तरीके से इतने सारे एक्सपीरियंस या अनुभवी स्टाफ कर सकता है? दूसरी बात, अगर कोई वीआईपी अगर कोई अधिकारी
सरकारी हॉस्पिटलों में या कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स की मांग की जाती है कि आप अच्छे से स्टाफ को भेजिए जो एक ही बारी में उनके सारे कार्य करने की क्षमता रखता हो। तो वहाँ पे आपको अच्छा इंसान चाहिए। और यहाँ पे आप बात कर रहे हो जब रोजगार की, तो आप हमारे लोगों के साथ मतलब कि कहीं ना कहीं ये जुर्म क्यों कर रहे हो? ठीक है, इसमें दो सवाल बनते हैं। आपने कहा 2014 के जो पहला बैच है उसे भी निरस्त कर दो और एग्जाम कराओ। अगर सरकार उसे भी निरस्त कर देती है तो सब लोग एग्जाम देने के लिए बिल्कुल हम सारे तैयार है। कल भी हमारे मीडिया के बंधुओं से यही कहना था कि आप समानता रखिए, सबके लिए रखिए, उन्हें निरस्त करके आप सड़क पे लाइए, एग्जाम करवाइए। हम तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। 3000 के 5000 भर्ती पे एग्जाम करवाइए। ठीक है, जो होगा सबके साथ होगा। एक सवाल और है, आपने बोला अगर नया बच्चा आएगा वो वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे दे पाएगा? लाइक वीआईपी अधिकारी हो या कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा नेता हो, उन्हें कैसे? क्योंकि वो तो एक्सपर्ट मांगते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने भी तो कभी ना कभी शुरुआत की होगी, तो तब भी तो आप किसी न किसी अधिकारी का या नेता का ट्रीटमेंट करते ही होंगे। बिल्कुल, हमारे जब कोरोना काल यहाँ पे महामारी में अपनी चरम सीमा पे था, उस समय हमारे लोगों ने जो पेशेंटों के साथ डील करी, जब कोई भी उनके साथ कार्य नहीं करना चाहता था, नर्सिंग अधिकारी दिन रात उनके साथ कार्य कर रहा था अपनी जान को जोखिम में डालकर। और उस समय आप लोगों के द्वारा फिर मतलब कि हमारे लोगों को उस समय पुष्प वर्षा ऊपर से करवा दी गई हेलीकॉप्टरों के माध्यम से, और उसके बाद सर्टिफिकेट वितरण कर दिया गया। और जब आज रोजगार की बात आ रही है तो आप लोगों ने हमें साइड कर दिया गया। कई सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो उस समय से 10-10 सालों से 8-8 सालों से कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और यहाँ तक कि डॉक्टर के ना होने पर जो हॉस्पिटल की पूरी वार्ड की जिम्मेदारी है वो भी संभालते हैं। ठीक है, अभी पुलिस तो एकत्रित भी नहीं होने दे रही, आवाज़ कैसे सरकार तक पहुंचाने का जो है अभी आप जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? देखिए, अभी तक आप तो सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँ जो आपका सहयोग, हमारा सहयोग कर रहे हैं। और मैं इस पर अगर बात करूँ तो मुझे राम सिंह दिनकर की जो 2 लाइनें याद आती है वो यही है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्न को चूम चूम, सह धूप पानी पत्थर पांडव आए और निखर, सौभाग्य न सब दिन होता है, देखे आगे क्या क्या होता है। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के टाइम के श्री कृष्ण जी कौरवों के पास गए थे संधि का संदेश लेके, और किसी तरीके से सारे कार्य शांति के साथ हो जाए। लेकिन वहाँ जब इस तरीके की बात हुई तो उस समय राम दिनकर जी ने ये लाइनें लिखी थी और बड़े अच्छी लाइन में लिखी है। तो हमारा भी ये कहना है ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आक्रोश हमें भी है, देखिए फिर आगे क्या क्या होता है। और मैं ये बात मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल हमारा दिलाराम चौक से सीएम आवास कूच है 11 बजे। सीएम आवास कुछ करने देंगी शासन और पुलिस आप लोगों को? जी देखिए, ये संवैधानिक अधिकारी है, कुछ हमारे रैली निकालना है वहाँ पे। हमने तो कोई बैठने का ऐसा तो कोई है नहीं कि वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है। आपने परेड ग्राउंड को कहा कि आपने प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो ठीक है, कल भी आप अपने लोगों के साथ वहाँ खड़े रहिए, हम भी अपने लोगों की भीड़ के साथ वहाँ पहुँचते हैं। कितनी भीड़ आ रही है कल? जी हमारे तमाम जिलों से आ रहे हो, 1000+ हमारे लोग वहाँ पे रहने वाले हैं। 1000+ लोग वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो आपने आगे की रणनीति सुनी है। कल सीएम आवास कूच नर्सिंग भर्ती वाले करेंगे। काफी सारी मातृशक्ति महिलाएं भी यहाँ पर हैं। क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके से पुलिस और शासन आप लोगों के साथ कर रहा है, आप लोगों को बैठने तक नहीं दिया जा रहा है एक जगह पे, क्या कल जो सीएम आवास कूच है उसे सफल कर पाएंगे? मैम सर धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच पहुँचे हैं और हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम अपने कार्य को अंजाम दें, यहाँ से हम कूच करें, और हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम अपने कार्य को विधिवत तरीके से जैसा भी है हम लोग शुरुआत करें। बाकी सर शासन प्रशासन की बात है, वो जो पुलिस वालों ने जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मतलब उसका हम आपको जितना भी बोले हम कि इन लोगों ने इतना गंदा व्यवहार हमारे साथ किया है, तो वो बहुत ज़्यादा निंदनीय। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक खाकी वर्दी, एक सफ़ेद कोट, हम भी प्रोफेशनल लोग हैं, कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। सर कि उनकी कई बार बोली जाती है कि उनकी ये तो उन लोगों की जिम्मे वो है, उनका काम है, ये वो करेंगे। लेकिन काम तो है, लेकिन क्या संस्कार भी उनको अपने उसी से मिले हैं? तो संस्कार तो घर से मिलते हैं, अपना व्यवहार तो अंदर इनर सोल अपनी जो बोलती है वो तो अपने अंदर होती है ना, वो तो शासन प्रशासन उनको बोलता नहीं है कि तुम ऐसा व्यवहार करो। तो वो चीज़ें हमें बड़ी इफेक्ट करी हैं। बाकी सर हमारी जो भी जितनी भी टीम है, अभी हम लोग प्रयासरत हैं, हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा सरकार से यही, अभी भी हम लोग हाथ जोड़कर सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि हम लोगों की भी हम लोगों के पक्ष में भी सुनवाई हो। अगर नहीं होती है तो हमारे दिन प्रतिदिन जो भी हमारे कार्य हैं या जो भी हम लोग आगे के लिए रणनीति बना रहे हैं वो सब आपके सामने रख के करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं और आगे भी शायद कितना लंबा समय बैठना पड़ जाए, किस किस तरीके की दिक्कत आ रही है एज ए महिला? देखिए, हमारे जो नर्सिंग साथी यहाँ पर हैं सारे लोग बैठे हुए हैं। रात को जो ये हमारे नर्सिंग
बंद हैं, किस तरह से वो लोग नाइटों पे यहाँ पर बैठ के किस तरह से उनके ना खाने की व्यवस्था है ना ज़्यादा यहाँ पर है। सरकार ने तो एक तरह से ये सोच समझ के हमको इस जंगल में डाला है कि ताकि यहाँ से हमारी आवाज़ उन तक ना पहुँच पाए, इनको यहाँ पर सारी सुविधाएं ना मिले, ना खाने की ना पीने की, ताकि ये अपना धरना जल्द से जल्द यहाँ से बंद करके अपने अपने घरों चले जाए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य चाहे हमें सरकार किस तरह की भी परिस्थितियां दे, हम डट कर रहने वाले और अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे। ये हमारी उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। और कल हमारा मुख्यमंत्री आवास कूच है, तो हम उस आवास कूच को भी इतनी संख्या दिखा के सरकार को दिखाएंगे कि हमारी जो एकता है उसमें हम चाहते हैं कि सरकार विवश होकर हमारे सामने खुद आए और हमारी मांगों को पूरी करे। ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है और हम अपनी मांगों को पूरा करवा के ही रहेंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वो ये है कि कल ये सीएम आवास कूच करेंगे। ये सब वही लोग हैं, आपने अगर परसों की हमारी वीडियो देखी है तो इन्हें परेड ग्राउंड पर तो नहीं बैठने दिया। इन सब महिलाओं ने प्रेस क्लब के सामने तिब्बती मार्केट में घुस करके गिरफ्तारी से ये लोग बचने का भरपूर प्रयास इन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने वहीं पर वैन लगाकर एक एक करके चुन चुन कर सबको गाड़ी में भरा था। जी बताइए। जो हमारी पुलिस महिला कर्मी हैं उनका जो व्यवहार था हमारे प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार उनके द्वारा किया गया है। हम सरकार ने हमारे द्वारा एक आह्वान किया गया था कि हमारा धरना प्रदर्शन 5 दिसंबर से शुरू है। हम जो नर्सिंग के बच्चे हैं वो हम चले मतलब जा रहे हैं, रोड पे खाली जा रहे हैं और पुलिस महिला कर्मियां हमें खींच खींच के ला रही है और कह रही है कि इनको गाड़ियों में भरो, गाड़ियों में बदतमीजी करे। हमारे साथ मधु जी हैं, इनके साथ एक और थी सरिता जी जो ऑटो में भी बैठ चुकी थी कि मैम हम घर जा रहे हैं। 2 महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको ऑटो से खींचा जाता है। खींचने के बाद उनको जो है जबरदस्ती 5-5 महिला पकड़ती हैं, बोलती हैं और गाली गलौज करती हैं को बस में डालो। ऐसी तो हमारी पुलिस कर्मी महिला हैं जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है? जब हम शांति से खड़े हैं, हमने कोई विरोध नहीं किया है, चलते चलते खींच खींच के पकड़ के बसों में डाला जा रहा है। ये हमारे शासन की क्या न्याय प्रणाली है जिनके अंतर्गत हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आज उन्हीं ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करा है, तो हम अपनी उत्तराखंड पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है सर, मैं पहले तो मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग बार बार हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। उसके लिए मैं सरकार से बस यही मांग करना चाहती हूँ कि आपने 3,000 की जो वैकेंसी में आपने वर्षवार किया, उस समय हम पूरी तैयारी में थे। मेरा 6 महीने का बच्चा, मैं अपनी माँ को यहाँ पे लेके कोचिंग क्लासेस जाती थी। मैंने पूरी कोचिंग करी, पूरी तैयारी में थी। आपने दूसरे दिन पेपर कैंसिल कर दिया। तो फिर आज आपने उस भर्ती, पहले तो आपने 10 साल निकाल दिए उस भर्ती को निकालने में, फिर 5 साल आपने उसको भर्ती को पूरा करने में निकाल दिया। अब आप फिर से बोले वो बच्चा कितने साल का हुआ होगा जब से उसने भर्ती की तैयारी करी होगी? 17 साल ये हो गए हैं और आज आप फिर दोबारा से बोल रहे हैं कि मतलब एग्ज़ाम में बैठो। तो कैसे एग्ज़ाम करेगा बच्चा? आप बताओ ना। फिर उस समय ये तो आपने करना था तो उस दिन आप पेपर करवा देते, रातों रात आपने पेपर कैंसिल करवा दिया। तो मेरे शासन प्रशासन से यही मांग है कि आपने जो 3,000 वैकेंसी में करा है वही इस भर्ती में भी लागू करें और आगे भी नियमावली को पूरी चेंज करें। बस धन्यवाद। ठीक है, क्या कहेंगी मैम? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मेरे जो है ओवर एज के बिल्कुल कगार पे हूँ, ठीक है, और मेरे जैसे और भी हैं जो ओवर एज के बिल्कुल कगार पे आ चुके हैं। अब अगर ऐसे में एग्ज़ाम होता है तो हमें अगर बाई चांस नहीं निकलते तो हमारा तो ये जो है टाइम बिल्कुल आउट हो जाएगा, हमें फिर दोबारा कभी मौका मिलेगा नहीं है। तो फिर हम मतलब हमारे नर्सिंग करने का क्या फ़ायदा रह जाएगा? मेरा जो है एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की मदर हूँ मैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड को कितना मतलब मुश्किल होता है संभालना, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं, शासन प्रशासन से यही मांग है कि मतलब आप इस भर्ती करने के उद्देश्य, क्या उद्देश्य आपके इसमें वर्षवार करना है? बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम 17 साल से वेट करके अपनी ओवर एज गवा के हम ऐसा यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। बस आपने जो 3,000 पदों के लिए आपने जो वैकेंसी मतलब नियमावली बनाई, उसी के लिए आप आगे भी उसके लिए प्रयासरत करें। और हमारे शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री धन सिंह रावत जी से मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि मतलब आप इसको लागू करें। आगे भी बच्चे मतलब वर्षवार भर्ती हो और जिसमें सबका नंबर आए, जूनियर हो सीनियर हो, सबको मतलब मौका मिले भर्ती में आने का, इस भर्ती में आने का। क्या कहेंगे सर आप इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे? सर, इस पूरे प्रकरण में देखिए, मैं सबसे पहले पिछले पदों में हुई भर्तियों के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार कहती है कि उत्तराखंड के निर्माण के लिए हमें बेहतर, हम हर ज़िले में हर PHC CHC में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे,
लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली मेडिकल साइंस के नर्सेज जब यहाँ इस तरीके के धरने पे आती हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे जुमले की सरकार होगी। एक तरफ आप दावा करते हैं कि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और एक तरफ आपकी नर्सेज सड़क पे आके धरना करती हैं और ऊपर से कानून व्यवस्था कानून प्रणाली जो है इस तरीके से अभद्र व्यवहार करके छात्रों के साथ, युवाओं के साथ। सर हम लोग नर्सेज हैं, एक बात कहना चाहता हूँ, हम यमराज से भी लड़ लेते हैं कि इंसान को आने के लिए जब कोई हमारे पास दर्द में हॉस्पिटल में आता है तो ये तो धरना है साहब, अपनी मांगे खींच के हक से लेंगे ज़रूर। हम चुन के देते हैं सरकार को, सरकार हमें नहीं चुनती है। तो ये हमारा प्रण दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी सरकार से पूरी मांगे लेके रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हम नर्सेज हैं और हम तो यमराज से प्राण छीन लाते हैं, हम अपनी मांगे भी इसी तरीके से सरकार से छीन लाएंगे, ये इनका कहना है। अब कल सीएम आवास कूच में क्या कुछ होता है उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये सब तक पहुंचे और सरकार तक भी पहुंचे कि नर्सेज जो लोग हैं वो अपने धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं लगातार। ये कोई अकेले नहीं है जो धरने पर बैठे थे, इससे पहले बेरोजगार संघ बैठा, जो बेरोजगार युवा हैं वो बैठे, उसके बाद उपनल भी बैठे, एक तरफ देखो तो वकील भी बैठे हैं और अब सफेद कोट भी धरने पर आ गया है। ये किस तरफ उत्तराखंड जो प्रदेश है उसे लेकर जा रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।